दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं कानपुर से आ रहा था पुणे। उसी समय इलेक्शंस के रिजल्ट निकले थे 4 स्टेट्स में जो हुए थे और जिसमें बीजेपी ने अच्छी खासी सफलता प्राप्त की थी। तो मैंने फिर अंदाज ये लगाया कि यार नींद आ नहीं रही है तो चलो कुछ किया जाए, तो एक विश्लेषण मैंने तैयार किया। उसमें वो विश्लेषण तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं 2019 की स्थिति बता देता हूँ आप लोगों को कि हुआ ये था कि जो बीजेपी को सीट्स मिली थी वो 303 मिली थी सीट्स, और उसके एलाइज को मतलब एनडीए को जो ये है इनको मिली थी करीब 50 सीट। ऐसे 353 सीटों का आंकड़ा इनका बैठता है बीजेपी का इस समय लोकसभा के अंदर। और बाकी के कांग्रेस को 52 मिली थी। बहुत ज़्यादा वो हो नहीं पाया था, इनके कोई गठबंधन बन नहीं पाए थे, तो गठबंधन बाकी पार्टियों को जो अपने को छत्रप बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, उनको करीब 92 सीटें मिली थी। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो 144 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जिनसे मरहूम रहती है हर हमेशा। लेकिन अब इन सीटों में है क्या, इन सीटों में ऐसा है, अब गठबंधन क्या करता है, गठबंधन जो है एक सबकुबा छोड़ता है, एक नैरेटिव पहले क्रिएट करता है, नैरेटिव क्रिएट करने के बाद एक सबकुबा छोड़ता है, सबकुबा छोड़ने के बाद फिर एक गठबंधन बनाता है, फिर गठबंधन बनाता है, फिर वही खींचतान होने लगती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, क्या होगा फेस, क्योंकि एवरीबडी वांट टू बी द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, चाहे उसकी औकात है या नहीं है, ठीक है ना। उसी बीच में क्या होगा, सीट शेयरिंग हो नहीं पाती है इन लोगों की, लास्ट तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी। भाई आप एक चीज मेरे को बताइए, अगर कि ममता दीदी की सरकार है पंजाब उसमें वेस्ट बंगाल में, तो ममता दीदी क्यों शेयर करने लगी सीटों का आपसे? देंगी तो एक दो देंगी। अखिलेश मायावती का इधर यूपी में जलजला है, तो वो क्यों आपके साथ सीट शेयर करेंगे? कर्नाटका की बात छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में कौन आपसे सीट शेयर करेगा? ठीक है, तेलंगाना में कौन सीट शेयर करेगा आपसे? छत्तीसगढ़ में कौन करेगा? एमपी में कौन करेगा? ये तमाम चीजें तमाम चीजें चलती रहती हैं इन लोगों के में। तो जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया था और ये सोच रहे थे कि इंडी गठबंधन के दम पर एकत्रित होकर मैं यूपी में, राजस्थान, नॉर्दर्न इंडिया में और साउदर्न इंडिया में दोनों में कवर करके और मेरी सीटें आ जाएंगी करीब 300 के आसपास, जो कि अब मुझे दिख नहीं रहा है कि इनकी 300 सीटें आने वाली हैं। इनकी सीटें आएंगी, पिछले बार कांग्रेस को 22 करोड़ वोट लगभग मिला था और 22 करोड़ वोट में उसको 52 सीट मिली थी। और अब की बार का मेरा जो विश्वास है कांग्रेस के लिए, ये सीटें ±8 तक जाएंगी। मतलब इनकी सीटें 8 घट भी सकती हैं, इनकी सीटें 8 बढ़ भी सकती हैं। तो मैंने इनको मान लिया 60। बाकी के जो छत्रप लोग हैं, इन छत्रप लोगों में भी बहुत खींचतान पड़ी हुई है, जिनको 92 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शंस में। इनका भी मेरा विचार ये है कि इनको लगभग जो है 75 से लेके और 100 सीट के बीच में मिलेगी। अब जो भी सीटें आए, 92 में नहीं बोल रहा, 75 से 100। लेकिन मैंने देखा ये कि बीजेपी एकाएक बीजेपी जो है बढ़ रही है अपने चरम की ओर। बीजेपी की जो सीटें आई थी उस समय 303, और अब मुझे लग रहा है कि उसकी सीटें आने वाली हैं 318 के आसपास, 318 के आसपास। अब उसका विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूँ, उसका विश्लेषण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपने को निकाल लूँ इसके डेटा को, डेटा ये निकल नहीं पा रहे हैं अभी, मैं निकालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने करा था इनका हिसाब किताब। हाँ, तो मैं इसको निकाल रहा था, तो मैंने अभी निकाल लिया है ना, और मेरे हिसाब से अभी इनको जो है 303 की जगह 315 सीट्स के आसपास मिलनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, 303 ये आएंगी कैसे? सवाल ये उठता है 303 आएंगी कैसे? उसका भी मैंने एक विश्लेषण किया था, बैठे बैठे ऐसे ही बैठा हुआ था। तो देखिए, हमने पकड़े हैं इसमें कुछ पार्ट्स ऑफ भारत।
अब इंडिया नाम हट गया है, भारत हो गया है, तो मैं साउदर्न पार्ट ऑफ भारत की बात करूंगा। मतलब साउदर्न पार्ट ऑफ भारत यानी दक्षिणी सिरा, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, ये सारे चाहिए आएंगी इसमें। सो साउदर्न इंडिया में अगर बात करी जाए तो उसमें सीटें होती हैं 177 टोटल। आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इसकी टोटल सीट्स होती हैं 177। इसमें बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है महाराष्ट्र को छोड़ के। कर्नाटका महाराष्ट्र को छोड़ के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, इसलिए मैंने इसमें सीट पकड़ी है इनको 49, 177 में 49। दूसरा पार्ट आता है इनका नॉर्दर्न इंडिया का। अब नॉर्दर्न इंडिया की बात तो ये है कि नॉर्दर्न इंडिया में सीटें बहुत आती हैं और इनका हिंदुत्व वोट भी बहुत ज्यादा है। सीटें आती हैं 183 और हिंदुत्व वोट बैंक है इनकी। इसमें इनको कम से कम कुछ नहीं होना चाहिए तो 155 सीट्स के आसपास आनी चाहिए। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर, अभी सीमाएं बदली गई हैं, जम्मू को अलग किया गया है, कश्मीर को अलग किया गया है, लद्दाख को अलग किया गया है, ये सब डिवाइड कर दिया है। तो जम्मू में इनकी सीट्स आएंगी 3, पंजाब में इनकी सीट आएगी 1 बहुत मुश्किल से, हरियाणा में इनकी सीट आएंगी 8, हिमाचल में 4 में 4 आएंगी, राजस्थान में 23 आ सकती हैं, छत्तीसगढ़ में 9 आ सकती हैं, एमपी में 26 आ सकती हैं, यूपी में 70 आ सकती हैं, उत्तराखंड में 5 आ सकती हैं। तो 183 टोटल सीट्स में इनकी सीट्स जो है 155 के आसपास आ जाएंगी, ऐसा मेरा अंदाज है। अभी आते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत, जो ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट में क्या क्या मैंने पकड़ा है, बिहार पकड़ा है, झारखंड पकड़ा है, उड़ीसा पकड़ा है, असम पकड़ा है। तो इन चारों स्टेट्स में केवल एक उड़ीसा स्टेट ऐसा है जहां बीजेडी, बीजू जनता दल, मतलब बीजू भाई का अच्छा खासा प्रभाव है और वहां सीटें बीजेपी को कम मिलती हैं। मतलब 21 सीटें हैं वहां, तो 7 मिल सकती हैं, 5 मिल सकती हैं, 4 मिल सकती हैं और कभी कभी 3 भी मिल सकती हैं। लेकिन बाकी जगह का बिहार को लो, झारखंड को लो, आसाम को लो, अच्छी पोजीशन है। इसमें मैंने कहा है ये टोटल सीट्स पड़ती हैं 89 और बीजेपी को इसमें से कम जो है 46 सीट्स मिलनी चाहिए। ये मेरा आकलन है, मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन बैठा हुआ था देख रहा था तो वोट परसेंट की भाषा तो थोड़ी बहुत मैं भी समझता हूं, कैसे वोट शेयर होता है, कैसे इधर खिसकता है, कैसे उस समय नैरेटिव्स क्या गढ़े जाएंगे, उस समय बात क्या होगी, इन सब के आधार पर जो है देख दाख के। फिर आते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया आपका। अब वेस्टर्न पार्ट की बात करिए। वेस्टर्न पार्ट में मैंने पकड़ा है गुजरात पकड़ा है, गोवा पकड़ा है, वेस्ट बंगाल पकड़ा है, जिसमें गुजरात में आपकी 26 में 26 सीटें आने वाली हैं, गोवा में 2 सीटें हैं, 2 में से दोनों सीटें आने वाली हैं। और रही बात वेस्ट बंगाल की, ममता दीदी का गढ़ है, वो 42 सीट्स आती हैं उसमें। ममता दीदी की भी हवा इस समय टाइट है, इसलिए उनको बीजेपी को इसमें कम से कम 25 सीटें आनी चाहिए। 25 सीटें, 25 नहीं तो 20-22 सीटें तो आएंगी। मतलब मैंने 53 का अंदाज पकड़ा है, तो मैं 53 में वही +-5% कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन सब में आप +5- मतलब ऐसे पकड़ के चलिए। फिर मैंने एक पकड़ा है नॉर्थ ईस्ट जो है। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की परिभाषा है 7 सिस्टर्स की। 7 सिस्टर्स में क्या क्या जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, त्रिपुरा आता है, सिक्किम आता है। ये मिला के जो है जो भी आते हैं, इनमें 11 सीट्स हैं टोटल 11 सीट्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस के साथ अगर ये जाएंगे, अच्छी तरह गठबंधन बनाएंगे, तो 11 में से कम 7 सीटें इनके पास आनी चाहिए, कम से कम 7 सीटें। फिर आते हैं यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी एक पार्ट है जिसमें 13 सीट्स आती हैं टोटल। सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं 7, जो दिल्ली में है। बीजेपी की अच्छी पोजीशन है, दिल्ली में 7 में 7 ला सकती है। चंडीगढ़ में 1 आती है, हर हमेशा लाती है बीजेपी।
8 सीटें हो गई। दादर नगर हवेली है, पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है। तो दमन दीव ये सारे अगर मैं छोड़ दूं तो 13 में मुझे ऐसा एक अंदाज बनता है मेरा कि लगभग 9 सीट्स के आसपास आएंगी। तो अगर इन सारे सीटों को मैं टोटल कर दूं तो इनका योग बैठता है करीब 315 के आसपास। पिछले बार आई थी कितनी? 312, 303, अभी बढ़ रही हैं 12, और वो 12 सीटें जो बढ़ रही हैं वो नॉर्दर्न रीजन में बढ़ रही हैं, मतलब इस रीजन में बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी मंदिर भी बन के तैयार हो जाएगा और जब तक इलेक्शंस आने वाले होंगे तो 2 से 2.5 करोड़ जनता जो है मंदिर को देख भी चुकी होगी। तो इससे इनका एक नैरेटिव होता है। अब रही इनके गठबंधन की बात कि अब इनके गठबंधन में आएगा कौन कौन, सवाल ये उठता है ना, क्योंकि गठबंधन आपने जो है महाराष्ट्र का टूट गया, शिवसेना अलायंस टूट गई, उसकी जगह एनसीपी आ गई। मराठा छत्रप है पार्टी वो भी, ठीक है, चलो यहाँ कवरअप हो गया। बाकी का अगर नीतीश बाबू का क्या होता है, नीतीश बाबू कौन सा गेम खेलते हैं बाद में, अभी तो नीतीश बाबू का ये नहीं मालूम है कि उनकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, लेकिन नीतीश बाबू लास्ट में क्या गेम खेलते हैं उस पर निर्भर करता है। बाकी के हैं अलायंस, आपके जितने हैं अलायंस वो सीधे चलते रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे अलायंस हैं। वो अलायंस ऐसे हैं जो आपको जो है 10 से 15 सीट्स के बीच में दिलवाते हैं, इसके अलावा कोई घाटा आटा होता नहीं है उनसे। तो एक ये विश्लेषण मेरे नज़र में आया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले बार हमारा जो है बीजेपी का वोट परसेंट शेयर था 37%, कुछ 37 पॉइंट समथिंग था, और कांग्रेस का था 19। अभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को कम से कम 3% वोट बैंक का इजाफा होना चाहिए, और कांग्रेस को, मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ना फायदे में रहेगी ना घाटे में रहेगी, कांग्रेस को 19% ही मिलने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी अपनी गलतियों से सबक सीखने की इच्छा ही नहीं की। अभी मैं राहुल जी की बात करूं तो राहुल जी प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर्स हैं, राजीव गांधी के पुत्र हैं, नेहरू जी का जो है वो है, जो भी हैं, अच्छी है पोजीशन, लेकिन वो राजनीति में इंटरेस्टेड व्यक्ति नहीं दिखता मेरे को कभी भी किसी भी एंगल से राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लगे ही नहीं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, यार वहां मिमिक्री कर रहे हो आप लोग उसकी, अपने क्या कहते हैं पीठासीन अध्यक्ष की, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति धनखड़ की। पहले तो वो गलत था आपका स्टेटमेंट, दूसरा आप उसकी कैमराबाजी कर रहे हो, फोटोग्राफी आ रहा है, फोटोग्राफर नो, यू आर द प्रिंस, आप बड़ी पार्टी के लीडर हो, आपको समझाना चाहिए था, आप समझाने में गच्चा कर गए। आप कोई भी मुद्दा उठाते हो, बाद में मुद्दा क्या होता है आपका टाइम फेस हो जाता है। मणिपुर की अभी हिंसा हुई थी, है ना, मणिपुर में बहुत बवाल, अमित शाह वो दें, प्रधानमंत्री मोदी बयान दें, आके स्पष्ट करें, उसको स्पष्ट करें। जिस दिन बोले अमित भाई, जिस दिन बोले और अमित भाई ने एक ही बात कही, ये मत भूलो मैं सब जानता हूं कि किस किस का कहां क्या क्या चल रहा है, अगर मेरा मुंह खुल गया एक बार लोकसभा के अंदर तो सारे लोग नंगे हो जाएंगे। उस दिन के बाद आपका वो नैरेटिव भाग गया, यानी कि आप ही नैरेटिव गढ़ते हो, आप ही फंडिंग की व्यवस्था कराते हो, और आप ही जो है लोकसभा चलने नहीं देते हो। तो मतलब लोकसभा नहीं चलेगी, यानी कि इसमें पिस कौन रही है? जनता पिस रही है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके तो 353 में एमपी है, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चाइना से फंडिंग कराओगे, अरब कंट्रीज से कराओगे, अमेरिका भाग जाओगे, सौरन को पकड़ लोगे, इसको पकड़ लोगे, वे आपके बहुत स्लीपर सेल्स बने हुए, आपको भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है जनता को।
अगर अगर देखा जाए कि कहीं हमने पढ़ा था, अभी मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि जो एक दिन की कार्रवाई होती है ना, एक दिन की कार्रवाई होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, अगर 1 घंटे की भी कार्रवाई होती है तो शायद कुछ करोड़ों में रुपया जाता है, मतलब 25-30 करोड़ रुपया एक दिन के अंदर जाता, सारी सुरक्षा के अंदर। तो ये क्या है, ये जनता के साथ विश्वासघात है, धोखा है, जो भी है, आप जो भी कह लो। लेकिन फिलहाल मेरा जो वो है मंतव्य है, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ नहीं, राजनीतिक विश्लेषण करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी इच्छा हो जाती है, कीड़ा काट लेता है तो मैं भी करने लगता हूँ, क्योंकि हूँ तो इंडियन और वो भी फ्रॉम यूपी, तो यूपी जहाँ है वहाँ राजनीति है। तो कुल मिला के यही था कि 318 सीटें कांग्रेस को, इसको बीजेपी को आ रही हैं, और करीब 60 सीटें जो है कांग्रेस को आ रही हैं, और लगभग लगभग 75 से लेके और 100 के बीच में बाकी छत्रपों की रहेगी। तो ऐसे कुल मिला के जो है ये स्थिति बन रही है। हाँ दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं एक चीज़ भूल गया था इसमें। मैंने जो पीडीएफ बनाया है इनका, कि इनको जो है 315 318 सीट्स लगभग मिलनी चाहिए, उस पीडीएफ को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, आपके लिए लिंक में डाल दूंगा। तो लिंक से आप लोग जो है एक अंदाज लगा सकते हैं मोटा मोटी कि मेरी विश्लेषण बुद्धि कहाँ तक जा रही है। उसके बाद विश्लेषण तो बहुत ढेर सारे आएंगे, और ढेर सारे बड़े बड़े लोगों के आते हैं डिस्क्रिप्शन। तब देखेंगे कि हमारा ये हमारी चीजें और उनकी चीजें कहाँ तक मेल खा रही हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं लगाऊंगा थैंक यू। मेरे को एक बार दोबारा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।